हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट केस में हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर में हमारे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होते थे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करता था। उस जगह पर अपन कैसे वर्कआउट करते थे, ये सारी चीजें हमने वहां पर देख रखी थी। कुछ क्वेश्चंस उस पर करते हैं अभी, और फिर उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे, और फिर इस पर दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले कल जो चीज हमने पढ़ा था, आई थिंक फिर उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन हमने कर दिया था। चलो ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो इंटीग्रेशन होता है, उसमें सबसे पहले तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होता है, उसके बाद ही कुछ काम कर पाओगे। जैसे अगर मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे सर, अकॉर्डिंग टू आपने जो चीज पढ़ाया है, ठीक है, जो भी चीज आपने बताया अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टॉपिक, वॉट एवर यू हैव टॉट अस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा सच में है कि लीनियर फैक्टर नहीं दिख रहा है, या कुछ काम किया जा सकता सर x को कॉमन लेके ठीक है? तो चलो अपन देख लेते हैं इसको। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी भी एक काम और कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखो तो ऐसे ही लिखेंगे ना, मतलब ये हमारा लीनियर फैक्टर। ठीक है। तो अभी अगर ये लीनियर फैक्टर में क्रिएट होगी तो इसको पार्शियली कैसे तोड़ा जाता है? इसको तोड़ा जाता है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2। अब अगर तुम इधर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 2। बताओ तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा? a के साथ आएगा x प्लस 2 इंटू माइनस b के साथ क्या आ जाएगा? x इंटू x माइनस 2। ठीक है। और c के साथ क्या आ जाएगा? x इंटू x प्लस, और इधर तुम्हारा क्या पड़ा रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, जिसके कारण अगर सॉल्व करना है तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर तो कट जाएगा। अब कल मैंने सिखाया था इसको एक तरीका से करने का, कैसे करेंगे बताओ तो। यहाँ पर तुम्हें दो फैक्टर या तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं। एक काम करो, सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे, ये तीन फैक्टर को देखो और बताओ कि सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखा जाए। ठीक है ना, 2 भी रख सकते हैं। अपन क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो रखना है ना बच्चा। -2 मैं x का वैल्यू 0 रखूं, 0 चलेगा ना? यस सर x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो मेरा LHS क्या बन जाएगा? -8। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा a इंटू 2 इंटू माइनस 2। b खत्म हो गया, c खत्म हो गया। समझ में आया? ठीक है ना? यस ये हो गया 8 इज इक्वल टू -4a। तो बड़े आसानी से a का वैल्यू 2 आ गया, कोई दिमाग पर लोड नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, एक सिंपल सा अप्रोच एंड आंसर बड़े आसान से आता। ठीक है, चलो x इक्वल्स टू 0 रख दिया हमने। अगला क्या रख लेते हैं? चलो सर एक काम करते हैं ना, x इक्वल टू 2 रख लेते हैं इस बार। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस तरफ कितना बन रहा है बच्चा लोग? 2 टू 4, 12 4 16, 16 में से 8 बन रहा है क्या? देखो तो x इक्वल टू 2 रखने पर हाँ सर 8 बन रहा है। और उधर अगर हम रखेंगे तो a वाला पार्ट खत्म हो रहा है, b वाला पार्ट खत्म हो रहा है, सिर्फ c वाला पार्ट बच रहा है। x को अगर तुम 2 रखोगे ना तो a और b खत्म हो जाएगा, सिर्फ c वाला पार्ट बचेगा। तो c 2 इंटू 4, तो ये तुमको मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू 8c। तो c का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। सही है? उसके बाद x का वैल्यू एक बार -2 रख देते हैं। तो x का वैल्यू अगर -2 रखोगे तो
तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, इट विल गिव यू, बताओ तो यार -2 रखने पर कितना आ रहा था, -16 -16। ओके ठीक है, तो -16 इज इक्वल टू, अगर -2 रखेंगे तो A खत्म हो जाएगा, C खत्म हो जाएगा, सिर्फ B बचेगा। तो ये हो गया -2 और -4, तो ये -16 इज इक्वल टू 8B, तो यहां से B का वैल्यू आ गया -2। क्लियर हो गया? अब जैसे yes sir Yes. चलो, तो ये इंटीग्रेशन निकालना था, मतलब ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला चीज तुम्हारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ A का वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर ले लो, 1/x, B का वैल्यू कितना है -2, तो -2 बाहर ले लो, 1/x + 2, और C का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x - 2। तो इसका आंसर हो गया बच्चा लोग, फाइनली अब आंसर दे देते हैं, ये हो जाएगा 2 log x - 2 log mod में x + 2 प्लस log of x - 2 प्लस c। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? yes sir Yes. अब देखो, कभी कभी हमें थोड़ा रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, बट रिप्लेसमेंट से पहले मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन से पहले इसका सेकंड केस बता देता हूं, उसके बाद ही रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे। जैसे केस सेकंड जो है इसका, वो देखो यार, टाइप 2 जो होता है, अभी तक डिनोमिनेटर में रिपीटेशन नहीं था, लेकिन सेकंड में व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड फैक्टर, वो भी कौन सा, लीनियर। अभी दोनों ही केसेस में हमने लीनियर का बात किया, ठीक है। जब तुम्हारे डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे रिपीटेड फैक्टर्स होंगे जो लीनियर होंगे, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। Okay, wait a minute. I'm just going with for the question. Any question मिलता क्यों नहीं है? ओके, देखो एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x + 2 और x - 3 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें करना है तो हाउ विल यू डू दैट? अब देखो, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि पिछला क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो टर्म्स थे डिनोमिनेटर में, वो तुम्हारे डिस्टिंक्ट टर्म्स थे, कोई भी रिपीटेशन नाम का चीज वहां पर नहीं था। बट यहां पर रिपीटेड टर्म्स भी हैं, लीनियर टर्म्स है लेकिन रिपीटेड है। तो कैसे इसको बैलेंस करते हैं वो बस सीख लो, बाकी तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। जैसे अगर हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम इसको ये तो सब वैसे ही रखेंगे, लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो x + 2 जो है डिनोमिनेटर में, उसके लिए कैसे लिखते हैं हम बताओ तो बच्चा लोग? x + 2 के लिए कैसे लिखेंगे? सिंपली a/x + 2। लेकिन ये जो x - 3 का स्क्वायर है ना, उसको तब तक लिखेंगे, मतलब सबसे पहले एक पावर लेंगे फिर 2 पावर लेंगे, तो उसको देख लो कैसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे b/x - 3 एक बार प्लस c/x - 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे लिखते हैं? आया समझ में? यस सर। yes Yes, sir. अगर मान लो बच्चा लोग, अगर मान लो डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ रहता, x + 2 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर, तब बताओ तो कैसे लिखते हम, जरा बताओ तो। a/x + 2 a/x + 2 plus b/x + 2 का होल स्क्वायर ओके,
ये वाला पार्ट खत्म हो प्लस गया। हाँ, उसके बाद प्लस c by x minus 3 ओके प्लस d by x minus 3 का। ओके, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके, सोनाली घर पे कोई बच्चा है क्या? यस सर। बड़ा बड़ा हल्ला कर छोटा भाई है? हाँ सर, कजन है। चलो, तो इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया सबको कैसे लिखते हैं चीजों को? अगर रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं तो समझ गया ना। अब आगे का काम देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा 2x + 1, ये x + 2 और x - 3 का होल स्क्वायर। मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना पड़ेगा? इसका वही आंख बंद करके जो उधर है ना बच्चा लोग, वही एलसीएम यहाँ पर भी होगा। बहुत से लोगों को लगता है ना कि x + 2 और x - 3 का होल क्यूब, नहीं, 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16 होता है। 5 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 25 होता है। कोई नंबर और उसके स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा? उसका स्क्वायर होगा। तो ऐसे करके करेंगे। अब मुझे बस तुम इतना अरेंजमेंट करा दो कि a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? x minus 3 3 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। b के साथ x plus 2 x into plus x minus + 3 2x - 3 और c के साथ x plus 2 x + 2 आराम से। ये और ये तो कट रहा है, चलिए ठीक है सर। अब आगे पहला फैक्टर क्या रखना चाहते हो? x का वैल्यू क्या रखना चाहते हो, जल्दी बताओ। 3 चलो x का वैल्यू 3 रखते हैं। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो LHS में क्या बनेगा? 7। RHS में a वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, c के साथ बचेगा 5। तो ये तुम्हारा c का वैल्यू निकल के आ गया ना, 7/5। क्लियर है? बोल ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू क्या रखना चाहते हो? -2 -2 रखेंगे तो LHS में कितना बनेगा? -3। -2 रखेंगे तो b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, c वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ a वाला पार्ट बचेगा। -2 - 3 दैट इज -5 का होल स्क्वायर। इट विल गिव यू -3/25 a के बराबर। सही है ना? देख लो तो एक बार, चेक कर लो। यस सर। हाँ सर। a और c तो आराम से निकल गया सर। अब यहां चैलेंज आता है कि सर 2 फैक्टर था, हमने दोनों को इस्तेमाल कर लिया। अब बात है कि b कैसे निकालेंगे, बताओ, किसी के पास कोई आइडिया? x का वैल्यू क्या रखेंगे कि b निकल जाए? देखो यहां पर ना तुम्हारा 2 तरह का अप्रोच हो सकता है। क्यों? यस, वो देखो 1 मिनट, बट करना मत अभी, ठीक है, उसको करना मत, रुक जाओ। क्योंकि तुम्हें a और c पता है और ये एक्सप्रेशन x की हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो एक तरीका ये होता है कि तुम x का वैल्यू 0 रखो, a और c तुम्हें पता है, b निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस सर। ये आसान, अगर थोड़ा सा आसान मैं बताऊं, वैसे वो भी सही तरीका है, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूं, बट ठीक है, एक और थोड़ा सा आसान चीज है कि अगर तुम्हें b निकालना है तो b जो है उसके लिए तुम क्या करो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करो दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तुम बोलोगे सर आपने तो मल्टीप्लाई करने से मना किया था, मैं अभी भी तुम्हें मल्टीप्लाई करने नहीं बोलूंगा, ठीक है, बस एनालिसिस करके लिखेंगे। बताओ LHS में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सर 0। RHS में पहले वाले पार्ट से x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? जब ये x - 3 का होल स्क्वायर खुलेगा तो a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट। Yes sir. यस सर। हाँ सर। और सेकंड वाले पार्ट से क्या मिलेगा? b। b। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट से कुछ मिलेगा क्या? x स्क्वायर का कुछ नो मिलेगा? सर। नहीं। No sir. नहीं सर। बस हो गया, खत्म सवाल, टेंशन खत्म हो गया।
तो यहां से 0 इज इक्वल टू -3/25 प्लस b। तो लो सर, 0 रखने से अच्छा है कि ये बड़ा, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आराम से तुम्हारा आंसर निकल के आ गया 3/25। क्लियर हो गया सब कोई को? तो अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। इसको जरा इधर लाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू है -3/25। तो -3/25 को बाहर रखेंगे 1/x+2। उसके बाद b का वैल्यू है 3/25। तो 3/25 को बाहर रखेंगे 1/x-3। उसके बाद c का वैल्यू है 7/5। तो 7/5 को बाहर रखेंगे 1/x-3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर तो एकदम मजा से लिख देंगे -3/25। ये क्या लिखेंगे? log of x+2। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? 3/25 log of x-3। यहां तक सही है ना? बोलो तो। Yes, Yes, sir. तो बताएगा Yes, sir. लास्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? -1/x-3. सही। यहां पर ना हड़बड़ में बहुत से लोगों को लगता है कि सर पहला लॉग दूसरा लॉग, तो सर ये भी तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो log of x-3 का स्क्वायर। वो नहीं, इसको तुम्हें किस तरह से ट्रीट करना होगा याद करो। मैंने x-3 to the power -2। हाँ एग्जैक्टली 1/x² के जैसा ट्रीट करो एंड सॉल्व इट लाइक 1/x² के जैसा। ठीक है, ये हमने चेन रूल के वक्त पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7/5। क्या बोला तुमने? -1/x-3। यही बोला ना तुमने? Yes, sir. चलो, तो हो गया, आंसर आ गया। अब सेट कर लेना अपना, हो गया। आया बात समझ में कि रिपीटेड फैक्टर्स जब रहते हैं तब कैसे काम करते हैं? आ गया सब कोई को समझ में? सर बोलो। Yes, sir. सर जब मतलब d रहेगा, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल दिखाया ना x+2 स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर, तो सर वैसे मतलब x² का कोएफिशिएंट को कंपेयर करके d भी आ जाएगा ना? मतलब देखो चार रहेगा एक साथ। सफल है, उसमें तुम्हें दो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वो आराम से मिलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हाँ हूँ। सर। या तो हाँ ए बी सी डी, ये चार में से दो तो एकदम आराम से मिलेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऊपर वाली चीज के लिए तुम क्या करना कि x² का कोफिशिएंट इक्वेट करना। ठीक है, वहां से हाँ तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ एक इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ सपोज करो कि a और d तुम्हें पहले ही मिल चुका है, तो जब तुम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तब तुम्हें b+c में एक इक्वेशन मिलेगा। तो बोलोगे सर ये तो इक्वेशन मिल गया, अब कैसे करें? तो वहां पर दो चीजें करनी होती है। एक तो x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो और दूसरा कांस्टेंट पार्ट को इक्वेट कर दो। तो तुम बोलोगे सर आप x² और कांस्टेंट पार्ट को ही क्यों बोल रहे हो, आप x को क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि भाई x² का कोफिशिएंट पता करना कंपैरेटिवली x के कोफिशिएंट पता करने से आसान है। x का कोफिशिएंट पता करने के लिए तुम्हें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट x² का कोफिशिएंट पता करने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कांस्टेंट पार्ट को पता करने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ यस यस। ये दो बातें बड़ा ध्यान रखना, बड़े से बड़ा सवाल निकल सकता है इससे। ठीक है, तुम बहुत जगह पर बुक्स में देखोगे कि x का कोफिशिएंट को इक्वेट करा रहे हैं, दिमाग का दही कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम्हें किसी भी तरह से काम निकालना है, तुम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, कांस्टेंट को इक्वेट कर दो। चलो मान लो वर्स्ट केस में सर उन दोनों से भी कोई काम नहीं बन रहा है, क्या कोई थर्ड मेथड है इसको करने का? तो जो सृजिता ने x के बताया, कोफिशिएंट नहीं 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 नहीं, x के कोफिशिएंट पर कदापि मत जाना यार, कदापि नहीं, वो तुम्हारा बर्डन को और बढ़ा देगा। मैंने अभी उधर बोला ना, अपने मन से कोई x का वैल्यू पुट कर लेना ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी पता है ना कि x का वैल्यू 0 कर लेंगे, तो एक तो सबसे बढ़िया होता है कि x का वैल्यू 0 कर लो, और दूसरा कोई भी अपने मन से एक वैल्यू ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, जो ठीक लगता है ले लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे x²
कांस्टेंट को कलेक्ट करने पर आ जाता है, बट अगर वैसे तुमको डिफिकल्टी महसूस हो रहा है तो फिर ठीक है, यू कैन गो विद द नंबर वाला पार्ट एंड इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आया समझ में ये वाला चीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मेथड्स हैं, तुमको जैसे मर्जी तुम वैसे कर सकते हो, तुम लोग सभी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हाँ तुम एकदम ऐसे ही करोगे। ऐसा भी नहीं है कि जो शिवम सर ने बता दिया एकदम वही मेथड से करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। इंटीग्रेशन में यहाँ पर 12 बच्चे हैं ना, तो कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि सफल्या का आंसर कोई अलग मेथड से आ रहा होगा और सोनाली का आंसर कोई अलग मेथड से आ रहा होगा, नंदिनी का आंसर अलग, श्वेता का अलग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एट द एंड इवन मैं इतना भी बता देता हूं कि आंसर्स अलग अलग आ रहे होंगे सबके, बट हर एक के आंसर को अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने का कोशिश करोगे ना तो वो सेम ही आता है लास्टली। खास करके ये तब होता है जब इंटीग्रेशन का आंसर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा, तब बड़ा ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना उन बातों का, बट जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो उतना लगा लो। अच्छा, नेक्स्ट चीज, केस 3 देखो। केस 3 बोलता है कि इफ denominator contains linear as well as quadratic factors और नॉन रिपीटिंग। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने ऊपर में एक क्वाड्रेटिक वाला दे दिया था, बट यहां पर स्पेशली इंस्ट्रक्शन रहता है कि देखो जो क्वाड्रेटिक तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टराइज हो पाएगा उसको तुम इस मेथड से कभी मत करना, क्योंकि अब खुद भी सोचो ना यार, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक देख के लग रहा है कि यार ये क्वाड्रेटिक से तो अपन इसको लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, तो सीधा केस 1 में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका लीनियर फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तब ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा है कि px प्लस क्यू अपॉन, या px प्लस क्यू नहीं क्योंकि फिर मेरा वेरिएबल कम पड़ जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, समझाना ही है ना, न्यूमरेटर अपॉन px प्लस क्यू एक फैक्टर है, और मान लो यहां पर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे टूटता है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए पहले तुम मुझे बताओ कि लीनियर वाला पार्शियल फ्रैक्शन कैसे टूटेगा लीनियर के लिए। a by px plus q। a by px plus q। अब ऊपर के जितने पार्शियल फ्रैक्शन हैं, ठीक है, उनको अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज तुम्हें नोटिस करना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में, जैसे इसी को देखो ना, a by px plus q, डिनोमिनेटर तुम्हारा लीनियर है और न्यूमरेटर तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट है। अगर इसको डेरिवेटिव की मदद से सिखाऊं मैं तुम्हें, तो एक चीज तुम्हें ये फील आना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर जिस डिग्री का होता है उससे 1 डिग्री कम, या हम ये बोले कि जिस डिग्री का डिनोमिनेटर होता है ना उसका जो डेरिवेटिव का डिग्री है वो ऊपर रहता है। जैसे डिनोमिनेटर में लीनियर, तो ऊपर में कौन सा चीज रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं ना, कांस्टेंट, समझ रहे हो? तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मेरा ये बात तुम लोग समझ रहे हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए ऊपर में क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे या लीनियर रखेंगे? लीनियर। लीनियर रखेंगे, यस। और लीनियर को अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है? bx प्लस c। समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes. पहले पार्शियल फ्रैक्शन ना यहीं से आता है कि तुम्हें एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारा अच्छा खासा फेनोमेना है कि ऐसा ही क्यों लिखते हैं। तो ऐसा लिखने के पीछे रीजन ये है ना कि एक्चुअल जहां से ये चीजें डिराइव होती है ना, कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट है वो ऊपर लिखना पड़ता है। अगर गलत, वैसे तो उतना हाई लेवल पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर मान लो नीचे में क्यूबिक हो गया
तो ऊपर में तुम क्या बना दोगे, क्वाड्रेटिक बना दोगे, क्वाड्रेटिक है ना, ये बात होता है। अब इसके बाद काम अपना वही सब करते हैं, ठीक है। तो चलो अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। अब कहाँ है क्वेश्चन, ये समझना पड़ेगा। चलो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पहले स्टार्ट लेते हैं। अब गाइस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक टूट रहा है तब तुम इस तरह से मत सॉल्व करना। अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर्स में टूट रहा है तब तो यार तुम्हारे लिए वो और आसान हो गया ना, वो तो तुम सीधा केस 1 में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा नहीं टूटता है देन यू विल गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसके बाद एक्स प्लस 2 dx और इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 2, नीचे में लीनियर भी पड़ा हुआ है और क्वाड्रेटिक भी पड़ा हुआ है। बताओ क्या लिखेंगे बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे बोलो। a by x plus 2। अरे नहीं अरे बच्चा लोग ऐसा नहीं है कि, अरे यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर को ही पहले लिखना है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो मान देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले था ना, तो मैं उसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो तुम लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट फिर भी मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम पहले लिखते हैं तो क्या लिखोगे ऊपर। ax plus b। यस ax प्लस b। देखो वेरिएबल सब अपने अपने ऊपर है, ठीक है। इसको मैंने पहला तोड़ दिया। अब बताओ अगर x प्लस 2 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, c by x plus बस, c। ठीक है। अब ये तुम पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो भाई साहब सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए तो अगर ऐसा हो गया तो अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से x प्लस 2 है और ये हमारा है ax प्लस b और इधर हो जाएगा x प्लस 2 और इधर से हो जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, ये और ये कट गया। मुझे बताओ तुम्हें फैक्टर तो उतना दिख नहीं रहा होगा बट एटलीस्ट कुछ चीजें तो तुम्हें दिख ही रही होंगी। बताओ तो क्या रखना चाहिए, x का वैल्यू क्या रखना चाहिए। -2 -2। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, x का वैल्यू -2 ही रखेंगे क्योंकि वो एक अच्छा खासा फैक्टर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा वैसे रखे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो LHS कितना बनेगा, -4 -2 -6 5 बनेगा क्या, देखो तो, सॉरी 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 नहीं सर 3 हो सर 3 हो सर 3। उसके बाद अगर -2 रखते हो तो ये पहला वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा ना पूरा का पूरा, यस सर। और लास्ट यस सर। c हमारा कितना हो जाएगा, c इंटू 5। तो देखो यहां से कम एक चीज तो मिला और वो क्या मिला, c का वैल्यू दैट इज 3/5 हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब आगे क्या सर बताओ सफल्या, अब आगे क्या। सर x को 0 लेके x देख भाई सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हाँ, x कंपेयर करेंगे। है वो x को 0 तो बोल सही रहा है, मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको, बट उसको थोड़ा अभी साइड रखते हैं, ठीक है। वो अगर कुछ नहीं काम हो पाता तब वो लगाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दूसरी चीज बताया ना यार, वो बोलते हैं ना। चलो पहले अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का काम तमाम करते हैं। तो बताओ एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। सर 1। आरएचएस में पहले वाले पार्ट से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लाओगे, सर a। दूसरे वाले पार्ट से सर c। और ये तो आराम से निकाल सकते हैं ना, c तो हमें पता है ना। तो चलो 1 इज इक्वल टू a प्लस 3/5, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है।
सर 2/5 2/5 चलो अब आगे क्या? कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट compare कंपेयर करेंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यही दो तुमको काम देगा भाई, बाकी सब में टेंशन पैदा हो जाएगा। तो कांस्टेंट पार्ट एलएचएस में कितना है? 1 1 सर 1 आरएचएस में कांस्टेंट पार्ट पहला वाला पार्ट से क्या मिलेगा? सर 2b 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 ओके ओके ओके, ठीक है, सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो। और ये निकालना भी बड़ा आसान होता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के कांस्टेंट पार्ट और एक्स स्क्वायर को बोला। और सेकंड वाले से क्या मिलेगा बच्चा लोग? c सर c c c तुम लोग मुझे कैलकुलेशन करके बताओ बी का वैल्यू कितना आएगा? बी का वैल्यू कितना आएगा? सर 1/5 1/5 1/5। चलिए सर, ठीक है। अब अगर हमारा ये निकल गया तो इंटीग्रेशन में वापस चलते हैं। देखो कितना आसानी से निकल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं होता। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। आओ यहाँ पर a का वैल्यू है 2/5x, b का वैल्यू है 1/5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इधर कितना है? c का वैल्यू है 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2। इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन हम करके रख देते हैं, 3/5 log ऑफ मॉड x प्लस 2। यहां तक तो ठीक है। एक काम करते हैं सर, इस वाले पार्ट में से न्यूमरेटर में 1/5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा क्या? देखो तो मुझे बता सकते हो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ठीक सर है, उस वाले का आंसर होगा log नीचे का डिफरेंस mod x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, समझ गए, सब कुछ सही है। देखो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें पढ़ाया तो है सारी चीजें। जिसने साफल्य ने अगर बोला लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, दैट्स वेरी गुड साफल्य, कोई गलत नहीं है। बट यार देखो, अब जैसे जैसे तुम इंटीग्रेशन खत्म करते जा रहे हो ना, थोड़ा सा स्मार्टर अप्रोच भी डेवलप कर लो। अभी तुम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये भले ही हार्श ट्रूथ है, बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन टाइम टेकिंग है वो। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को ना हम उसके अलावा भी कुछ तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है? सेपरेशन। देखो मैं करके दिखाता हूं। 1/5 अगर पहला इंटीग्रेशन से टूटता है तो ऐसा बनेगा क्या? और अगर 1/5 के साथ हम दूसरा इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो ये बनेगा। समझ रहे हो साफल्य? देखो कितना आसान हो गया। यस सर। और अगर तुम पहला वाला इंटीग्रेशन को देखोगे, या सब लोग अगर पहले वाले इंटीग्रेशन को देखोगे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना? yes sir yes sir यस सर। कोई लोड ही नहीं है दिमाग पे। तो ये हो गया 1/5 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसका क्या होगा बच्चा लोग? ऐसे मत करो यार, सर log x स्क्वायर प्लस 1 2x। भगवान, tan Sir, इनवर्स tan- x। ओ सॉरी सर। अरे यार ऐसे मत करो यार, थोड़ा सा पहचानो। और ये लॉग वाली चीज तो तब होती है ना यार, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा। और अगर तुम डायरेक्ट लॉग में लिखना चाहते हो तो नीचे में लीनियर टर्म होना चाहिए। बट यार ये तो एकदम तुरंत पहचानने का चीज था। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स x। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूं, ये सडनली तो नहीं आ पाएगा। तो उसको सॉल्व करने का, उसको सिंपली समझने का एक ही तरीका है कि भाई तुम रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि देखते ही समझ में आ जाए कि ये टिक मार दो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस समझ में आया सब कोई यहां तक? एवरीबॉडी? यस सर। yes sir yes sir एक चीज और होता है जो वेरी डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, बट उससे क्वेश्चन उतना आता नहीं। मान लो सबसे पहला वाला पार्ट था लीनियर और नॉन रिपीटिंग, उसके बाद वाला केस था लीनियर एंड रिपीटिंग, उसके बाद है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बट नॉट रिपीटिंग,
और उसके बाद एक होता है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बट रिपीटिंग। तो आई थिंक तुम उसको मैनेज कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कर लोगे ना यार कि नहीं कर पाओगे? यस सर। केस 3 तो बनाना नहीं था मेरे को, सॉरी केस 4 मुझे बनाना नहीं था, बट चलो ठीक है, मान लो ऐसा होता कि ये एक मिनट, मान लो मैंने ऐसा लिखा कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, मान लो मैंने लिखा px प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और मैंने इधर भी लिखा ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो बताओ तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पार्शियली कैसे तोड़ोगे, बस इतना बता दो। इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबा होता है, बेकार का टाइम वेस्ट होता है उसमें, बस बता दो। जैसे px प्लस q का होल स्क्वायर को कैसे Sir, A by a by px A plus by q px plus 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 b q plus px plus q plus का B square। by px plus q का whole square ओके plus cx plus cx by d cx plus plus d cx plus d by ax square plus bx plus c ठीक है, plus ex plus f by x square plus bx plus c का whole square। यस इतना खुलेगा। ठीक है, ये वैसे आता नहीं है बट ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि इस तरह की चीजें कैसे खुलती है, तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, वैसे इस पर कोई क्वेश्चन आता नहीं है बट ठीक है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, वेरी वेरी एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, बट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट का इक्वेशन इक्वेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद x का भी कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ता है। अब अगर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने से बचना चाहते हो तो तुम x का वैल्यू 0 पकड़